हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद उत्तराखंडी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जीएस और जीके के कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज कवर करेंगे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। और ये सारे क्वेश्चन यूके ट्रिपल एससी और यूके पीएससी के द्वारा किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आपके आगामी एग्जाम कनिष्ठ सहायक के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और दोस्तों, अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। तो चलो दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर क्या थी। ठीक है, तो दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल साक्षरता थी 74.04%। ठीक है, कुल साक्षरता ये थी। ठीक है, और उसमें पुरुष साक्षरता थी 82.14%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अगर हम महिला साक्षरता की बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार, तो भारत की महिला साक्षरता थी 65.46%। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और साक्षरता की दृष्टि से 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य था केरल। ठीक है, और सबसे कम साक्षरता वाला राज्य था बिहार। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, पूछा जाता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा था, तो बिहार था, और सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य था केरल। ठीक है, और कुल साक्षरता कितनी थी भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार, तो 74.04%। ठीक है, पुरुष साक्षरता 82.14% और महिला साक्षरता 65.46%। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन किसके प्रत्युत्तर में प्रारंभ किया गया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, जो भारत छोड़ो आंदोलन था ये 8 और 9 अगस्त 1942 से शुरू हुआ था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन 8 और 9 अगस्त 1942 से शुरू हुआ था। ठीक है, और ये क्रिप्स मिशन के प्रत्युत्तर में प्रारंभ हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, और क्रिप्स मिशन भी भारत 1942 में आया था। अगर हम अदर ऑप्शनों की बात करें तो साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में। ठीक है, और कैबिनेट मिशन कब आया था, 1946 में। तो ये भी आपको याद रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, बजट पारित होने से पहले संसद द्वारा दिए जाने वाले अग्रिम अनुदान को क्या कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों वोट ऑन अकाउंट कहा जाता है संसद द्वारा दिए जाने वाले अग्रिम अनुदान को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, एनी बेसेंट के होम रूल लीग का संगठन सचिव कौन था। ठीक है, दोस्तों भारत में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी 1916 में। ठीक है, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा भारत में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी 1916 में। ठीक है, अब यहाँ पे एनी बेसेंट के होम रूल लीग का संगठन सचिव पूछा जा रहा था। ठीक है, तो एनी बेसेंट के होम रूल लीग का संगठन सचिव था जॉर्ज अरुंडेले। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंद स्वराज नामक पुस्तक मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी। ठीक है, अब दोस्तों जो हिंद स्वराज नामक पुस्तक थी ये महात्मा गांधी की पुस्तक है। ठीक है, और महात्मा गांधी जी ने इस पुस्तक को लिखा था 1909 में। ठीक है, और ये लिखी गई थी गुजराती भाषा में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, अब देखिए हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसकी है, क्वेश्चन बन सकता है महात्मा गांधी की। किस भाषा में लिखी गई है, ये गुजराती में लिखी गई है। कब लिखी गई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा, 1909 में लिखी गई थी। ठीक है, और दोस्तों बाद में इस पुस्तक पर अंग्रेजों के द्वारा बैन लगाया गया था। ठीक है, और फिर गांधी जी ने इस पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद किया था इंडियन होम रूल के नाम से। ठीक है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन बन सकता है कि इंडियन होम रूल नामक पुस्तक किसकी है, तो ये भी महात्मा गांधी है। और जो हिंद स्वराज नामक पुस्तक थी इसी का इन्होंने बाद में अंग्रेजी में अनुवाद किया था इंडियन होम रूल के नाम से। ठीक है, क्योंकि जो हिंद स्वराज नामक पुस्तक थी इस पे अंग्रेजों ने बैन लगा दिया था। ठीक है, और ये लिखी गई थी 1909 में।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा एक वन पृथ्वी का फ्लो उद्यान कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों भूमध्य सागरीय जो वन है वो पृथ्वी का फ्लो उद्यान कहा जाता है इसे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, शिलालेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों शिलालेखों के अध्ययन को कहा जाता है एपिग्राफी। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, एपिग्राफी या पुरालेख अध्ययन। ठीक है, पुरालेख अध्ययन भी कहा जाता है। ठीक है, शिलालेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, एपिग्राफी या पुरालेख अध्ययन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई। ठीक है, तो दोस्तों 15 फरवरी 2002 को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा की गई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन कब किया गया था, ठीक है, तो दोस्तों 11 मई 2000 को, 11 मई 2000 को, ठीक है, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन किया गया था। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, जनसंख्या नीति की घोषणा पूछी जाए तो फरवरी 2002, ठीक है, 15 फरवरी 2002, और राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन पूछा जाए तो 11 मई 2000 को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1950 के भारतीय संविधान के भाग सी में कितने राज्य थे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, संविधान लागू हुआ 1950 में। ठीक है, कब लागू हुआ, 1950 में, और उस समय भारतीय राज्यों को 4 श्रेणी में रखा गया था। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है कि जब भारत का संविधान लागू हुआ तो भारतीय राज्यों को कितनी श्रेणी में रखा गया था, तो 4 श्रेणी में रखा गया था। ठीक है, ए, बी, सी और डी, ये 4 श्रेणियों में रखा गया था। ठीक है, ए श्रेणी में आते थे 9 राज्य। ठीक है, बी श्रेणी में भी आते थे 9 राज्य, और सी श्रेणी में आते थे 10 राज्य, और डी श्रेणी में 1 राज्य था। ठीक है, तो 1950 के भारतीय संविधान के भाग सी में कितने राज्य आ रहे हैं, 10। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। ठीक है, तो भाग सी में 10 राज्य थे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान एक राष्ट्र स्तंभ नामक पुस्तक को किसने लिखा है। ठीक है, तो दोस्तों जी ऑस्टिन ने लिखा है भारतीय संविधान एक राष्ट्र का स्तंभ, एक राष्ट्र का स्तंभ, ये पुस्तक लिखी है जी ऑस्टिन ने। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में प्रत्येक 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में मनाया जाना प्रारंभ हुआ था। ठीक है, अब दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसके हम लॉजिक को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब देखिए, भारत में 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में मनाया जाना प्रारंभ हुआ, यानी कब से, 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में मनाया जाना शुरू हुआ। ठीक है, अब प्रारंभ में दोस्तों 26 नवंबर को कानून दिवस के रूप में मनाया जाता था। ठीक है, कानून दिवस प्रारंभ में 26 नवंबर को कानून दिवस के रूप में मनाया जाता था। ठीक है, लेकिन 1979 से, ठीक है, 1979 से इसे विधि दिवस के रूप में मनाया जाना लगा था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, 1979 से लेकर, ठीक है, और 2014 तक इसे विधि दिवस के रूप में मनाया गया। ठीक है, और 2015 में इसे संविधान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। ठीक है, तो 2015 के बाद से 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, प्रारंभ में 26 नवंबर को कानून दिवस के रूप में मनाया जाता था। ठीक है, और 1979 से लेकर 2014 तक 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में मनाया जाता था। ठीक है, और 2015 से लेकर और अब तक जो चल रहा है तो 26 नवंबर को मनाया जाता है संविधान दिवस के रूप में। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, धारवाड़ का पठार किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो दोस्तों धारवाड़ का पठार कर्नाटक में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारा,
तालेचर कोयले की खान किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो दोस्तों तालेचर कोयले की खान ओडिशा राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, संघ लोक सेवा आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? ठीक है, तो दोस्तों जो संविधान का अनुच्छेद 315 के तहत संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, अनुच्छेद 315 के तहत संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है। ठीक है, और संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं और सदस्य होते हैं, ठीक है, इनकी नियुक्ति अनुच्छेद 316 के तहत की जाती है। ठीक है, और इनकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। क्वेश्चन बनता है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा और अनुच्छेद 316 के तहत। ठीक है, और संघ लोक सेवा आयोग का गठन अनुच्छेद 315 के तहत किया जाता है। ठीक है, और संघ लोक सेवा आयोग का जो कार्यों का उल्लेख है वो अनुच्छेद 320 के तहत किया जाता है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने। ठीक है, कार्यों का उल्लेख 320, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य और अध्यक्षों की नियुक्ति अनुच्छेद 316 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा, और संघ लोक सेवा आयोग का गठन अनुच्छेद 315 के तहत किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की प्रथम खनिज नीति कब घोषित की गई? ठीक है, तो दोस्तों भारत की जो प्रथम खनिज नीति घोषित की गई थी, ये की गई थी 1951 में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। भारत की पहली खनिज नीति 1951 में घोषित की गई थी। ठीक है, और जो भारत की नई राष्ट्रीय खनिज नीति है ये 1993 में। ठीक है, 1993 से भारत की नई राष्ट्रीय खनिज नीति लागू की गई थी। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? ठीक है, तो दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, भाग 4। और अगर अनुच्छेद पूछा जाए तो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51। और जो नीति निर्देशक तथ्य हैं ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े किस स्थान की खोज 1921 में हुई? ठीक है, तो दोस्तों हड़प्पा की खोज हुई थी 1921 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, और अगर हम कालीबंगन की बात करें तो कालीबंगन की खोज हुई थी 1953 में। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और बनमाली की खोज हुई थी 1974 में। ठीक है, तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े किस स्थान की खोज 1921 में हुई थी? तो हड़प्पा की खोज हुई थी 1921 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, पैगंबर मोहम्मद साहब के बाद इस्लाम का सर्वोच्च गुरु पद है। ठीक है, तो दोस्तों खलीफा पैगंबर मोहम्मद साहब के बाद इस्लाम का सर्वोच्च गुरु पद है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी आयोग द्वारा बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है गोरखपुर उत्तर प्रदेश का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, और ये भारत का ही नहीं विश्व का भी सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। ये भी आपको याद रखना। विश्व का भी पूछा जाए तो गोरखपुर, और भारत का तो ये है ही। ठीक है, इसके अगर हम लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है 1366 मीटर। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। लंबाई भी पूछी जा सकती है कि गोरखपुर रेलवे प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, तो 1366 मीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन है हमारा, रूस की साम्यवादी क्रांति कब हुई थी? ठीक है, तो दोस्तों 1917 में हुई थी रूस की साम्यवादी क्रांति। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, और रूस की साम्यवादी क्रांति का जनक कहा जाता है लेनिन को। लेनिन, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है कि रूस की साम्यवादी क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो लेनिन को रूस की साम्यवादी क्रांति का जनक कहा जाता है। और ये क्रांति कब हुई थी? तो 1917 में हुई थी।
तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।